हेलो ऑल। आज हम कुछ टर्म्स के बारे में देखेंगे, जैसे जो बहुत ही कॉमन टर्म्स हैं और उनका डिफरेंस करना बहुत मुश्किल है, जैसे डिमेंशिया या फॉरगेटफुलनेस, वीकनेस ऑफ मेमोरी, कन्फ्यूजन, अल्जाइमर्स क्या होता है, न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स क्या है, पार्किंसंस डिसऑर्डर क्या है, वैस्कुलर डिमेंशिया क्या है, और ये सारे डिसऑर्डर्स का होम्योपैथी में कितना स्कोप है, होम्योपैथी की कौन सी कॉमन रेमेडीज़ हैं जो इन पर्सन्स में हेल्प कर सकती हैं। So, we will today talk about neurocognitive disorders. न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स में टू टर्म्स हैं, न्यूरो एंड कॉग्निटिव। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स वो डिसऑर्डर्स हैं जिसमें ब्रेन एनाटॉमिकली में कोई चेंजेस हो जाते हैं, जैसे सेरेबेरम में कुछ चेंज होना, सेरेबेलम में कुछ चेंजेस हो जाना, न्यूरॉन का साइज कम होना, न्यूरॉन का नंबर्स कम हो जाना, वैस्कुलर चेंजेस होना, न्यूरोट्रांसमीटर्स चेंज होना, इसे हम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कहते हैं, कंबाइंड विथ कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स। कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स में जहाँ पे कॉग्निशन डिस्टर्ब होता हो। अब कॉग्निशन क्या है? कॉग्निशन एक ब्रेन माइंड का बहुत बड़ा फंक्शन है जो कि बेसिक से कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस इंक्लूड करते हैं, जैसे हम किस तरीके से बोल रहे हैं, हमारी आदतें क्या है, हमारी मेमोरी क्या है, डिसीजन पावर क्या है, सही गलत में डिफरेंस क्या है, जजमेंट, कैलकुलेशंस, रीजनिंग पावर, सोचने का तरीका, थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग, इन सब को हम कॉग्निशन बोलते हैं। तो जिसमें कॉग्निशन डिस्टर्ब रहता है उसे कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स कहते हैं। तो न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स में न्यूरोलॉजिकल कंपोनेंट भी रहता है एंड कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स कॉग्निटिव कंपोनेंट भी रहता है। अब न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स में कौन से डिसऑर्डर्स इंक्लूड होते हैं? तो सबसे पहले इंक्लूड होता है डिलीरियम, डिमेंशिया, Alzheimer's disorders, vascular dementia and many other types of dementia. न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स में 3 मेन पॉइंट्स हैं। सबसे पहली बात तो इन सारे डिसऑर्डर्स में कॉग्निशन डिस्टर्ब होता है। कॉग्निशन मैंने जैसे पहले बताया कि हमारे सोचने की क्षमता, हमारी बेसिक आदतें, कॉम्प्लेक्स आदतें, हमारा डिसीजन पावर, सब कुछ जो डिस्टर्ब हो जाता है उसे कॉग्निशन कहते हैं। तो आप कहेंगे कि न्यूरोकॉग्निशन तो हर कोई डिसऑर्डर में देखने को मिलेगा, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया है, बाइपोलर है, उसमें भी पेशेंट भूलने लगता है, पेशेंट का बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो फिर वो न्यूरोकॉग्निटिव क्यों नहीं है? क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर, डिप्रेशन में जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स हैं वो कॉग्निशन रिलेटेड नहीं रहती है। उनके प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स रहते हैं साइकोसिस, जैसे बहुत ज़्यादा सैड मूड होना डिप्रेशन में, या जैसे किसी को आवाज़ें आती है, कोई भास होता है, वो स्किज़ोफ्रेनिया में होता है। न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स में मेन कंप्लेंट इज कॉग्निशन, जैसे पेशेंट भूलने लगता है, फॉरगेटफुलनेस, मेमोरी लॉस होना, मोटर रिटार्डेशन होना, ये प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स रहती हैं। थर्ड पॉइंट इन न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर इज दैट ऑल दीज डिसऑर्डर्स आर एक्वायर्ड डिसऑर्डर्स, दे आर नॉट डेवलपमेंटल। इसका ये मतलब होता है कि ये सारे डिसऑर्डर्स एक एज के बाद डेवलप होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो जन्म से ही पेशेंट में रहती हैं। 60-65 की एज में ये सारे डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं, जहाँ पेशेंट ने अपनी काफ़ी लाइफ स्पैन गुजारी हो नॉर्मली और धीरे धीरे वो रिग्रेस होने लगता है, इसलिए उनको न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स कहते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे डिलीरियम। डिलीरियम में आपने कॉमनली देखा रहेगा डिलीरियस पेशेंट जो कि बड़बड़ाने लगता है, जो साइकोटिक जैसे बिहेव करता है, उन्हें सेंस नहीं रहता है कि वो क्या बोल रहे हैं, कैसा बिहेव कर रहे हैं। तो डिलीरियम की मेन जो डेफिनेशन है उसमें अटेंशन एंड अवेयरनेस डिस्टर्ब होता है। अटेंशन जहाँ पेशेंट एक तरीके से एक जगह फोकस नहीं कर पाता है, और अवेयरनेस जहाँ पेशेंट अपना सेटिंग भूल जाता है कि वो किस सेटिंग में है, हॉस्पिटल सेटिंग में है, होम सेटिंग में है, वर्क प्लेस में है, वो एनवायरमेंटल सेटिंग भूल जाते हैं, अवेयरनेस लॉस कर देते हैं, और इसलिए वो काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, कुछ भी बोलते हैं, काफ़ी हाइपर एक्टिव, रेस्टलेस रहते हैं, टोन काफ़ी हाई पिच्ड रहता है, कोई सेंसेस उनके सारे सेंसेस उनके डिस्टर्ब्ड रहते हैं। कॉमन अगर हम एग्जांपल देखें तो डिलीरियम हम देख सकते हैं जैसे हिप्नोटिक ड्रग्स के बाद, अल्कोहलिक ड्रग्स के बाद, सिडेटिव ड्रग्स के बाद, फीवर में डिलीरियम होता है, जहाँ पेशेंट कुछ इवेंट के बाद, कोई मेडिकल कंडीशन होने के बाद काफ़ी डिलीरियसली बिहेव करता है, कन्फ्यूजन रहता है, गेट इम्पेयरमेंट रहती है, विजुअल डिस्टर्बेंसेस होते हैं, बट इट इज़ नॉट साइकोसिस। साइकोसिस में पेशेंट को दूसरे सिम्टम्स रहते हैं, जैसे हैलुसिनेशंस, डिल्यूजन्स, भास होने लगता है, कोई बड़बड़ा रहा है, उनके कानों में आवाज़ आती है, वो साइकोसिस है। सेकेंड इज डिमेंशिया। डिमेंशिया एक स्पेक्ट्रम है, एक सिंड्रोम है जो कि बहुत सारे डिसऑर्डर्स में हमें देखने को मिलता है। डिमेंशिया मतलब कि डिस्टर्बेंस ऑफ हायर कॉर्टिकल फंक्शंस।
हायर कॉर्टिकल फंक्शंस जैसे वो सारे फंक्शंस, जैसे कि पेशेंट का सोचने का तरीका, बोलने का तरीका, उनका मेमोरी, उनकी लर्निंग कैपेसिटी, जैसे हाथ ऊपर उठाना, हाथ नीचे रखना, ये ऑर्डर्स फॉलो करना, या जैसे कि ब्रशिंग करना, टॉयलेट जाना, ये सारी चीज़ों में डिस्टर्बेंस हो जाना, अपने कपड़े कौन से पहनना, पहनना कि नहीं पहनना, बोलने का तरीका, लैंग्वेज, चलने का तरीका, बिहेव करने का तरीका, एवरीथिंग इज़ डिस्टर्ब्ड, कॉर्टिकल फंक्शंस आर डिस्टर्ब्ड, उन्हें हम डिमेंशिया कहते हैं। डिमेंशिया ग्रेजुअली क्रॉनिकली प्रोग्रेसिव डिजीज़ है जो धीरे धीरे सिम्टम्स दिखाती है, और उनके प्रेजेंटिंग फीचर्स यही रहता है कि पेशेंट भूलने लगता है, काफ़ी कॉमन चीज़ें वो भूल जाते हैं, उनका इमोशनल कंट्रोल लूज़ हो जाता है, वो कभी भी हंसने लगते हैं, कभी भी रोने लगते हैं, उनका अपने ऊपर कंट्रोल भी लूज़ हो जाता है, वो मोटर रिटार्डेशन में जाते हैं, पेशेंट काफ़ी टाइम बेड रिडन हो जाता है, उन्हें कुछ याद नहीं रहता, वो धीरे धीरे सारी चीज़ें भूलने लगते हैं और उन्हें हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। इसे हम डिमेंशिया कहते हैं। डिमेंशिया में रेट्रोग्रेड एमनीशिया एंड एंट्रोग्रेड एमनीशिया रहता है, मतलब पेशेंट पुरानी चीज़ें तो भूल ही जाते हैं धीरे धीरे, और वो न्यू स्किल्स भी लर्न नहीं कर पाते। हम जैसे आज उन्हें कुछ सिखाएंगे तो वो भूल जाएंगे, उनकी लर्निंग कैपेसिटी कम हो जाती है। डिमेंशिया पर्सनल एक्टिविटीज़ में भी इंटरफेयर करता है, जैसे कि क्लीनिंग, टॉयलेटिंग, ईटिंग, ब्रशिंग, ड्रेसिंग, धीरे धीरे ये सारी एक्टिविटीज़ पेशेंट भूलने लगता है और उसे याद आने में काफ़ी डिफ़िकल्टीज आती है। ग्रेजुअली वो बेड रिडन होने लगते हैं, सोशल इमोशनल कंट्रोल उनका लूज़ हो जाता है। तो डिमेंशिया एक सिंड्रोम है। डिमेंशिया अल्जाइमर्स डिसऑर्डर्स में भी देखने को मिलता है। अल्जाइमर्स डिसऑर्डर एक दूसरा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कि डिमेंशिया नहीं है, बट अल्जाइमर्स डिसऑर्डर में डिमेंशिया देखने को मिलता है, इसलिए हम कहते हैं डिमेंशिया ड्यू टू अल्जाइमर्स। वैस्कुलर डिमेंशिया, वैस्कुलर डिमेंशिया हम उसे कहते हैं जिस पेशेंट में काफ़ी क्रॉनिक हिस्ट्री रहा है हाइपरटेंशन का या इस्चेमिक अटैक्स का, जहां उनकी ब्लड वेसल्स काफ़ी नैरो होके पेशेंट को इस्चेमिक अटैक्स आते हैं, उनका कॉन्शियसनेस में अल्टर्ड हो जाता है, काफ़ी टाइम उन्हें सिंकोपल अटैक्स आते हैं, उन्हें हिस्ट्री रहता है कि सेरेब्रोवैस्कुलर स्ट्रोक रहा है जहाँ पे पेशेंट को थ्रोम्बोसिस रहा, या ब्रेन हैमरेज हुआ, या पेशेंट को काफ़ी नर्व आर्ट्रोस्क्लेरोटिक चेंजेस हुए, या कभी हार्ट में कोई चेंजेस हैं जैसे कि ट्रिपल वेसल डिजीज़ है, कोई आयोटा पल्मोनरी आर्टरी का कोई बड़ा ऑपरेशन हुआ है। तो ये सारी सर्जरीज़ के बाद जहाँ पे ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व रहें, पेशेंट को हाइपरटेंशन का हिस्ट्री रहे, ये डिसऑर्डर्स में जब पेशेंट को ऑपरेशन के बाद या तकलीफ़ के बाद धीरे धीरे उनका याददाश्त कमज़ोर होने लगती है, बिहेवियर में चेंजेस आने लगते हैं, इमोशन में चेंजेस आने लगते हैं, पेशेंट धीरे धीरे रिटार्ड होने लगता है, उसे हम वैस्कुलर डिमेंशिया कहते हैं। नाउ पार्किंसंस डिसऑर्डर। पार्किंसंस डिसऑर्डर भी अल्जाइमर्स जैसा ही एक न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जहाँ पे प्राइमरी ब्रेन इन्वॉल्व रहता है, ब्रेन का डिसऑर्डर है। पार्किंसंस में जैसे पेशेंट धीरे धीरे उनके फंक्शंस, मोटर फंक्शंस में चेंजेस आ जाते हैं, उनको स्टूप शोल्डर होने लगता है, उन्हें ट्रेमर्स होने लगते हैं, उनकी बॉडी में काफ़ी शेकिंग, एक्सट्रीमिटीज़ शेक होती हैं, उन्हें फिर साथ साथ उनको भूलने की तकलीफ़, कन्फ्यूजन होना, अपने फैमिली मेम्बर्स को भूल जाना, या काफ़ी बार फ्रीक्वेंट हिस्ट्री ऑफ फॉल रहना, तो इसे हम पार्किंसंस डिसऑर्डर कहते हैं। एंड डिमेंशिया के फीचर्स अगर रहें तो डिमेंशिया ड्यू टू पार्किंसंस डिसऑर्डर कहते हैं। तो इसी प्रकार से कई बार बहुत सारे डिसऑर्डर्स जैसे मेडिकल कंडीशंस, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, सिस्टमिक डिसीजेस, इन सभी डिसऑर्डर्स में अगर डिमेंशिया जैसे स्पेक्ट्रम, डिमेंशिया जैसे फीचर्स प्रेजेंट रहे तो हम उसे डिमेंशिया ड्यू टू प्राइमरी कंडीशंस कहते हैं, जैसे डिमेंशिया ड्यू टू पिग्स डिजीज, ड्यू टू हंटिंगटन डिजीज, ड्यू टू पार्किंसंस डिजीज एक्सेट्रा। सो आई होप द confusion between dementia, forgetfulness, Alzheimer's, delirium, Parkinson's is solved, and now we will see the scope of homeopathy on in these disorders. तो होम्योपैथी में अगर पेशेंट कोई कंडीशन लेके, सेम कंडीशन लेके आता है, जैसे उसे हम कॉमनली डिमेंशिया कहते हैं, तो हमें डिमेंशिया के कॉजेज़ को रूल आउट करना है कि डिमेंशिया किस कॉज से हुआ। जैसे अभी हमने बताया कि डिमेंशिया ड्यू टू वैस्कुलर कॉजेज अलग रहते हैं, डिमेंशिया ड्यू टू न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स अलग रहते हैं, डिमेंशिया कैन बी ड्यू टू इमोशनल हर्ट ऑल्सो, इमोशनल कॉजेज भी रह सकते हैं। तो इसी के बेसिस पर हम मेडिसिन डिसाइड कर सकते हैं। बट रिमेंबर दैट इंडिविजुअलाइजेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन कैन नॉट रिप्लेस दीज स्पेसिफिक मेडिसिन। कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच ही मेन बेसलाइन और फ्रंट फोर्ट पे रहना चाहिए टू प्रिस्क्राइब दीज मेडिसिन एंड
expect some benefit in these patients. If the dementia is developed due to some emotional cause, जहाँ पे पेशेंट को कोई ग्रीफ का हिस्ट्री है, पेशेंट को कोई डिसअपॉइंटमेंट का हिस्ट्री है, स्ट्रॉन्ग और कंटिन्यूड प्रोलॉन्ग्ड हिस्ट्री ऑफ सम ट्रॉमा, डोमिनेशन इज देयर, एंड देन द पेशेंट स्टार्ट्स द सिम्टम्स ऑफ डिमेंशिया, then we can think of remedies like carcinosin, pulsatilla, belladonna or conayam. If the dementia develops due to vascular changes, जहाँ thrombosis का history है, hypertension है या कुछ vascular ischemic changes हैं, तो हम medicine सोच सकते हैं, जैसे Crotalus horridus है, Calcarea fos है, phosphorus है, anacardium, pulsatilla etc. And if the dementia is due to motor disorders or neurological disorders जैसे Alzheimer's, Parkinson's, we can think of remedies like Ignatia or Illumina, Causticum, Plumbum Met, etc. All these remedies are shown to improve the memory function and clear the medical conditions also.